वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, इंडियन इकोनॉमी हम लोग कंप्लीट स्टार्ट करेंगे। यह हमारा पहला वीडियो होगा भारतीय अर्थव्यवस्था का। यह हमारा फर्स्ट वीडियो है और यहाँ से हम लोग कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी की शुरुआत करेंगे। और ये जो इंडियन इकोनॉमी होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था होगा, आगामी प्रधानाध्यापक के एग्ज़ाम को लेकर, साथ ही साथ TRE 3 और भी जो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं, तो उन सभी को देखते हुए इसे तैयार किया गया है। ये फर्स्ट पार्ट है और साथ ही साथ ये लेटेस्ट आंकड़े के साथ होगा। 2023 के सभी आंकड़ों के साथ यह हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर होगा। तो चलिए इसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों में डिफरेंस है। हम लोग सभी चीज़ों को देखेंगे। अर्थशास्त्र अर्थ को कहते हैं इकोनॉमिक्स, और अर्थव्यवस्था इकोनॉमी कहलाता है। तो मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्थिक का मतलब होता है रुपया, पैसा, मुद्रा। तो जहाँ पे आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन होता है उसे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थात जो इकोनॉमिक का अध्ययन है, पैसों की लेन देन का अध्ययन है, पैसों के बारे में, उसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। याद रखेंगे। तो मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र। आर्थिक गतिविधियों के मतलब क्या हो गया? इकोनॉमिक वर्क्स। आर्थिक गतिविधियां, मानव जो वैसी सारी गतिविधियां जो मानव संपन्न करता है जिसमें आर्थिक लाभ या उसकी हानि विद्यमान रहती है। तो मानव वैसी जो सारी क्रियाएं करता है जिसमें मानव की आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान रहता है, उसे आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। जैसे कि मार्केट में कोई व्यापार करना, उसमें हानि और लाभ होता है, अर्थात अर्थ से जो भी संबंधित है वे सभी आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। और इकोनॉमी क्या कहलाता है? किसी देश की उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में जो परिभाषा होती है वही अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो किसी देश की उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में जो परिभाषाएं होती हैं उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। तो ये हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। और आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक फंक्शन किसे कहते हैं? तो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में जितने सारे चीज़ों का प्रयोग होता है, जैसे कि किसी देश की व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, सरकार के द्वारा दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग, उत्पादन तथा वितरण, तो इन सभी को इकोनॉमिक फंक्शंस अर्थात आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत हम लोग लाते हैं। तो किसी देश की व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, सरकार के द्वारा दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग, उत्पादन तथा वितरण, ये सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अब देखिए, न्यून, मध्य तथा उच्च आय उच्च आय की विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया है। एक हो गया न्यून, एक मध्य, एक उच्च मध्य और एक उच्च। तो इसके आधार पर विश्व बैंक ने 4 भागों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। जैसे पहला है, इधर है अर्थव्यवस्था का प्रकार और इधर है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। तो जो नीची आय वाली है, जिसका $995
जो अमेरिकी डॉलर है, यूएस डॉलर 995 या उससे कम जिसकी आमदनी है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, उसे नीची आय वाली व्यक्ति कहते हैं, अर्थात वह उसकी आय बहुत कम है। तो जो 995 यूएस डॉलर अर्थात 995 अमेरिकी डॉलर जिसके पास हो या उससे कम हो, उसे नीची आय वाला अर्थव्यवस्था कहते हैं। निम्न मध्य आय वाला अर्थव्यवस्था 996 से लेकर 3895 यूएस डॉलर जिसके पास होगा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, वह निम्न मध्य आय वाला व्यक्ति होगा। उच्च मध्य आय वाला व्यक्ति कौन होगा? जिसकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 3896 से लेकर 12,055 यूएस डॉलर होगा। और उच्च आय वाला व्यक्ति कौन होगा? जिसका सकल राष्ट्रीय उत्पाद 12,055 या उससे अधिक यूएस डॉलर होगा, उसे उच्च आय वाला व्यक्ति कहा जाता है। यह जो वर्गीकरण किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, यह वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में यह वर्गीकरण किया जाता है, अर्थात 1 जुलाई से 30 जून के बीच का जो आंकड़ा होता है उसे विश्व बैंक का वित्तीय वर्ष कहते हैं। 1 जुलाई से लेकर 30 जून, तो उसी के बीच का यह वर्गीकरण किया गया है किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। अब देखिए, निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य और सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो विश्व बैंक के अनुसार 4 भागों में बांटा गया था प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर। लेकिन निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य और सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। वैसे तो 5 भाग है, लेकिन मेनली 3 ही भाग है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किस उत्पादन पर बेचना है, इन सब का निर्धारण कौन करता है? बाजार करता है। इन सब का निर्धारण बाजार के द्वारा होता है। इसमें सरकार की कोई भी भूमिका नहीं होती है, अर्थात यह एक निजी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम के स्रोत किसके द्वारा है? एडम स्मिथ के द्वारा लिखित पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ ने लिखा था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें बताया जाता है कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किस उत्पादन पर बेचना है, इन सब का निर्धारण कौन करता है? तो बाजार करता है। तो जिसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती, बाजार अहम होता है, अर्थात यह निजी हाथों में व्यापार होता है। और इसका उद्गम एडम स्मिथ के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 ईस्वी में। तो इसी के आधार पर यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम हुआ है। दूसरा है राज्य अर्थव्यवस्था। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है? राज्य। तो इसमें राज्य की भूमिका होती है। इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी व्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध के फलस्वरूप हुआ, अर्थात जब पूंजीवादी व्यवस्था हावी हो गया था तो उस समय बाजार की जो भाव थी वह अर्थव्यवस्था काफ़ी बिगड़ने लगी थी, क्योंकि वह निजी कंपनी थी तो लोगों को काफ़ी नुकसान होने लगा। तो इसी को लेकर राज्य अर्थव्यवस्था का शुरुआत हुआ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध के फलस्वरूप इस राज्य अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति हुई। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत, इन सब का फैसला कौन करता है? तो गवर्नमेंट करता है, सरकार करता है। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया था? तो जर्मनी के दार्शनिक
कार्ल मार्क्स ने। और इसकी पहली बार शुरुआत कहाँ पे की गई? तो 1917 में सोवियत संघ अर्थात रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। उसके बाद रूस में इसकी सबसे पहली बार शुरुआत हुई और इसका आदर्श रूप कहाँ पे प्रस्तुत हुआ? चीन में 1949 में। तो इसका आदर्श रूप 1949 में चीन में देखने को मिला, याद रखेंगे। और शुरुआत कहाँ पे हुआ? 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में। और इस अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया? जर्मनी के दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने। तो इसमें जो राज्य अर्थव्यवस्था में पूरा फैसला कौन करता है? उत्पादन, आपूर्ति, कीमत, सबका फैसला सरकार करती है, राज्य करती है। और यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के फलस्वरूप ही इसका उत्पादन किया गया। अब देखिए, राज्य अर्थव्यवस्था भी दो प्रकार का होता है। एक होता है समाजवादी और दूसरा होता है साम्यवादी। समाजवादी का मतलब होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण होता है और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका होती है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण होता है, अर्थात इसमें किसी एक व्यक्ति की भूमिका नहीं होती है, निजी या नहीं होता है, इसमें सामूहिक नियंत्रण होता है। और इस अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर उदाहरण की बात की जाए कि किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी वह समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। और दूसरा है साम्यवादी, तो जिसमें सभी संपत्तियों और श्रम संसाधन पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो साम्यवादी में सरकार का नियंत्रण सभी संपत्तियों और श्रम संसाधन पर होता है। जैसे कि 1985 से पहले जो चीन की अर्थव्यवस्था थी वह कैसी थी? साम्यवादी थी, कम्युनल था। इसके बाद बात किया जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो जहाँ पे कुछ पूंजीवादी भी हो और कुछ राज्य अर्थव्यवस्था भी हो। इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था का होता है जबकि कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का होता है, यानी कि सरकारी और निजी क्षेत्र का इसमें सह अस्तित्व होता है। उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें कुछ लक्षण जो होता है वह राज्य अर्थव्यवस्था का होता है, जबकि कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का होता है, अर्थात सरकारी और निजी क्षेत्र का इसमें सह अस्तित्व होता है। उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे द्वितीय जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद उपनिवेशवाद की चंगुल से निकलने जितने सारे देश निकले थे वहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाई गई। जैसे कि भारत बहुत इम्पोर्टेंट है। इस भारत को लेकर कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि ये सभी उपनिवेशवाद की चंगुल से निकले थे, अर्थात गुलामी से मुक्त हुए थे। जैसे भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, मलेशिया, इंडोनेशिया, तो इन सभी देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एक बात याद रखेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। इसका सुझाव किसने दिया? केन्स ने। तो केन्स ने कहा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कुछ कदम समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर भी बढ़ाना चाहिए, जबकि प्रोफेसर लॉन्ज ने कहा था कि सामाजिक अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। तो केन्स ने कहा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ कुछ कदम बढ़ाना चाहिए, जबकि प्रोफेसर लॉन्ज ने कहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए।
इसी के अंदर में एक आता है बंद अर्थव्यवस्था। सिंपल सी बात है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, न तो इसमें आयात होता है न ही निर्यात, अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है, तो जिसमें न वस्तुएं खरीदी जाती है न बेची जाती है, अर्थात अर्थव्यवस्था ही नहीं होता, अर्थात व्यापार बंद हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई लेना देना नहीं होता है। एक और है केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था। तो जितने सारे गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होते हैं, अर्थात जिन्हें बाजार से कोई लेना देना नहीं होता है, उसे केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। गैर बाजारी अर्थव्यवस्था भी इसे कहते हैं, केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था को। अब देखिए, ये लेटेस्ट आंकड़े हम दिखा रहे हैं विश्व के शीर्ष 10 अर्थव्यवस्था वाले देश। तो जो विश्व के शीर्ष 10 अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हैं, तो उनको हम लोग देखिए 2023 का आंकड़ा है। सभी हम लोग लेटेस्ट आंकड़ों के साथ पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय इकोनॉमी जो है वह आंकड़ों पर ही सारा डिपेंड रहता है, तो इसमें आंकड़े बिल्कुल वो भी करेंट पर ध्यान देंगे। तो इकोनॉमी जो है वो करेंट से पूर्णतः रिलेटेड है। तो जीडीपी ये सब कितना लेटेस्ट है, सबको हम लोग लेते चलेंगे। तो ये विश्व के शीर्ष अर्थव्यवस्था वाले देश कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके पास टोटल जीडीपी का 26.85 ट्रिलियन डॉलर है। तो उसके पास संपत्ति कितनी है? जीडीपी का 26.85 ट्रिलियन डॉलर। दूसरे नंबर पर है चाइना, जिसके पास वास्तविक जीडीपी का 19.37 ट्रिलियन डॉलर है। कितना? वास्तविक जीडीपी का 19.37 ट्रिलियन डॉलर। तीसरे नंबर पर है जापान, जिसके पास वास्तविक डॉलर का 4.41 ट्रिलियन डॉलर है। जर्मनी है चौथे नंबर पर, जिसके पास वास्तविक जीडीपी 4.31 ट्रिलियन डॉलर है। और पाँचवें नंबर पर है भारत। याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत जो है वो विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था देश है, और इस पर इसकी जो संपत्ति है, इसके वास्तविक जीडीपी 3.74 ट्रिलियन डॉलर। कितना? 3.74 ट्रिलियन डॉलर। तो भारत 5वें नंबर पर है। इसको, ये करंट अफेयर्स याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इसको लेकर कई बार पूछा भी जा चुका है। छठे नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके, जिसके पास वास्तविक जीडीपी 3.16 ट्रिलियन डॉलर है। इसके बाद है फ्रांस। फ्रांस के पास वास्तविक जीडीपी 2.92 ट्रिलियन डॉलर है। इसके बाद है इटली, जिसके पास वास्तविक जीडीपी का 2.17 ट्रिलियन डॉलर है। 9वें नंबर पर है कनाडा, जिसके पास वास्तविक जीडीपी का 2.09 ट्रिलियन डॉलर है। और 10वें स्थान पर है ब्राज़ील, जिसके पास वास्तविक जीडीपी का 2.08 ट्रिलियन डॉलर है। और यह जो जारी करता है, या किसने जारी किया है? फोर्ब्स ने, फोर्ब्स इंडिया ने। ये जो आंकड़ा जारी किया गया है शीर्ष 10 अर्थव्यवस्था वाला, ये किसने जारी किया? फोर्ब्स इंडिया ने। फोर्ब्स इंडिया ने, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आर्थिक क्रिया के अंतर्गत में क्या क्या आता है? तो आय सृजन में सहायता करने वाले तमाम मानव क्रियाकलाप, इसके अंतर्गत किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, सरकार के द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण, ये सभी तमाम क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अर्थात जो व्यापार के क्षेत्र में जो भी सारी चीज़ें या शब्द इस्तेमाल होती हैं, वे सभी आर्थिक क्रियाएं
कहलाती है। अर्थात आय सृजन में, अर्थात जो इनकम में जो भी सारी चीज़ें सहायता करती है, आय सृजन में सहायता करने वाले तमाम मानव क्रिया, इसके अंतर्गत किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, सरकार के द्वारा दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण, ये सभी जो क्रियाकलाप हैं ये आर्थिक क्रियाएं कही जाती हैं। अब देखिए, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रक की श्रेणी कितनी प्रकार की है, तो मुख्यतः 3 श्रेणियों में इसे बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों का इन्हें क्षेत्र कहते हैं, जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र का। तो अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है, अर्थात जो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड है उसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में रखते हैं। तो यह जो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र होता है वह प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है। इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति, खनिज, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और उनसे संबंधित गतिविधियां आती हैं प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि ये सभी प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर हैं। इसमें संलग्न श्रम की जो प्रकृति है उसे रेड कॉलर जॉब के संकेत के जरिए संकेतिक करते हैं। तो याद रखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र को किस संकेत के अंतर्गत हम लोग दिखाते हैं? रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। दूसरा कौन सा है? द्वितीयक क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था का वैसा क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में जो उपयोग होता है उसे कच्चे माल की तरह उपयोग किया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के जो भी जितने सारे उत्पाद होते हैं तो उसका उपयोग कच्चे माल की तरह करते हैं, तो उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को द्वितीयक क्षेत्रक का अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये जो द्वितीय क्षेत्रक की अर्थव्यवस्था है, इस क्षेत्रक में विनिर्माण का कार्य होता है। इसमें किसका कार्य होता है? विनिर्माण का कार्य होता है, रिकंस्ट्रक्शन का काम होता है। इसी कारण द्वितीयक क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा गया है। अर्थात यह जो उद्योग धंधा से संबंधित हो, जो व्यवसाय उद्योग धंधा से संबंधित हो, जो अर्थव्यवस्था उद्योग धंधा से संबंधित हो, जिसमें कच्चे माल की तरह किसका उपयोग होता है? प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का उपयोग होता है। अगर उदाहरण की बात की जाए द्वितीयक क्षेत्र का, तो लौह इस्पात उद्योग, वाहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी द्वितीयक क्षेत्र के उद्योग कहे जाते हैं। और इसमें जो कुशल श्रमिक होते हैं उसके स्थान को वाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। किसे? वाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत। और जो प्राथमिक क्षेत्र है उसे किसके अंतर्गत रखा जाता है? अभी हमने देखा रेड कॉलर जॉब। कैसा? रेड, लाल। और द्वितीय क्षेत्र में जो कुशल श्रमिक काम करते हैं तो उसको संकेत करते हैं वाइट कॉलर जॉब से। जबकि जो उत्पादन होता है उसमें प्रत्यक्ष रूप से जो श्रमिक संलग्न रहते हैं उसे ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत संकेतित करते हैं। तो देखिए, जो कुशल श्रमिक होते हैं उन्हें वाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि जो प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिक होते हैं उन्हें ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। क्या? ब्लू कॉलर जॉब। इसके बाद है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन होता है। तो तृतीयक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन होता है, जैसे कि बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, ये सभी तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं।
उदाहरण बार बार पूछे जाते हैं, हर उदाहरण को दिमाग में नोट कर लेंगे। बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, ये सभी तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। क्योंकि इसमें सेवाओं का उत्पादन होता है, सर्विस वाले जितने सारे सेक्टर्स होते हैं उन्हें रखा जाता है, इसीलिए तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्रक। एक बात याद रखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के जीडीपी, जीएनपी अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो तृतीय क्षेत्रक का ही है। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था का सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन है, जीएनपी है, उसमें सबसे अधिक योगदान किसका होता है? तो यह तृतीय क्षेत्र से ही आता है, याद रखेंगे। एक चीज़ याद रखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है। अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? तो लेबर मिलते हैं, श्रम मिलते हैं। इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब एक चीज़ आता है आर्थिक समृद्धि। क्या आता है? आर्थिक समृद्धि। किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय को ही हम लोग आर्थिक समृद्धि कहते हैं। तो किसी निश्चित समय की अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में जो भी सारी वास्तविक आय होती है उसे आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। दूसरे शब्दों में बात किया जाए तो आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो अब समझ में आ गया होगा कि आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, इन सभी को आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत में रखा जाता है। अब देखिए, आर्थिक समृद्धि का जो अर्थ होता है उत्पादन की वृद्धि और इसमें परिमाणात्मक परिवर्तन लाना है। तो आर्थिक समृद्धि का अर्थ होता है कि उत्पादन में वृद्धि, साथ ही साथ इसमें परिमाणात्मक परिवर्तन भी होना चाहिए। आर्थिक समृद्धि में श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार तो याद रखेंगे कि आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है श्रम शक्ति अर्थात लेबर, उपभोग अर्थात यूज, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार होना। अब ये चीज़ याद रख लीजिए, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय। तो किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय। दूसरा जो टर्म होता है उसका नाम है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, देखिए आर्थिक विकास को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इस प्रकार की छोटे छोटे वीडियो बनाकर हम लोग इसे समाप्त कर देंगे। मुख्यतः यह लूसेंट का ही जो है इंडियन इकोनॉमी है, लेकिन उसमें आंकड़े नए नहीं दिए गए हैं। हम नए नए आंकड़ों को लेकर चल रहे हैं। जितने सारे सूचकांक आएंगे ये सभी को हम लोग बारी बारी से देख लेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पे इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अन्य दोस्तों को इसे शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे आर्थिक विकास के साथ इस भारतीय अर्थव्यवस्था के दूसरे अध्याय को। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।